हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम एसएससी के उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो जीके जीएस में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, हमारा ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन में। हमारा ऑप्शन ए है वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, ऑप्शन बी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ऑप्शन सी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या ऑप्शन डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो वह नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। तो ये रहा हमारा भारत का संविधान जिसमें अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों हमारे संविधान में, तो टोटल अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद है और जब संविधान बनाया गया था तब कितने अनुच्छेद थे? तो तब 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान अनुसूचियों की संख्या यदि पूछी जाए तो वर्तमान अनुसूचियों की संख्या है 12 और वर्तमान में भाग कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान में भाग है हमारे 25। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हमारे ऑप्शन देखते हैं हम कि हमारा ऑप्शन ए है 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 29 जुलाई को या ऑप्शन डी 30 जुलाई को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर 29 जुलाई को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि टाइगर स्टेट वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन सा है दोस्तों? वह है मध्य प्रदेश। और अगर हमसे यह पूछा जाए कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था दोस्तों, तो पहला टाइगर रिजर्व भारत में बनाया गया था जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्न में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो हमारे ऑप्शन है 1290 से 1296, ऑप्शन बी 1266 से 1287, ऑप्शन सी 1320 से 1324 या ऑप्शन डी 1206 से 1210। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1206 से 1210। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का शासक था दोस्तों, उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। तो यहाँ पर भी हमसे वही कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। आइए अन्य वंशों का शासन भी हम देख लेते हैं कि यदि हमसे गुलाम वंश का शासन पूछा जाता तो यह 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। और यदि खिलजी वंश हमसे पूछा जाए तो खिलजी वंश का शासन काल है 1290 से 1320। और इसका अगर प्रमुख शासक हमसे पूछा जाए खिलजी वंश का, तो वो कौन था दोस्तों? वह था अलाउद्दीन खिलजी। अब तुगलक वंश की ओर बढ़ते हैं तो तुगलक वंश का शासन काल था 1320 से 1414। और इस वंश का अगर प्रमुख शासक हमसे पूछा जाए तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अब सैयद वंश की ओर बढ़ते हैं तो सैयद वंश था 1414 से 1451 तक। अब लोधी वंश चलते हैं तो लोधी वंश में 1451 से 1526 तक शासन किया था दोस्तों। और इस वंश का अगर अंतिम शासक हमसे पूछा जाए तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वह था इब्राहिम लोधी, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। और पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है दोस्तों? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं हम। हमारा ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन,
ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी है रूस। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं कि हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी दोस्तों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। और इसी के साथ यदि हम संविधान संशोधन को देखें तो संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और अगर संविधान संशोधन का हमसे अनुच्छेद पूछा जाए तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? वह अनुच्छेद है 368। यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। और यदि यह किस देश से लिया है पूछा जाए तो आपको बताना है कि यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। और वहीं पर यदि हमसे मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन में देखते हैं। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ये रहा दोस्तों लिंगराज मंदिर जो ओडिशा राज्य में स्थित है। इसी के साथ यदि पुरी का जगन्नाथ मंदिर हमसे पूछा जाता तो वह भी ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यदि हमसे राजरानी मंदिर भी पूछा जाए तो वह भी किस राज्य में स्थित है? तो वह भी ओडिशा राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाना है और वह किस देश में किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारा ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी भारत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। तो इस वर्ष का 2023 का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप होने वाला है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं कि यहाँ पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। अब मेजबान किसे कहा जाता है दोस्तों? कि प्रतियोगिता जो देश आयोजित कराता है उस देश को मेजबान देश कहा जाता है। तो इस बार का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? वह है भारत। अब यदि हमसे यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय पूछा जाता तो वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वह दुबई में स्थित है। और दुबई कहाँ स्थित है? तो दुबई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरात में स्थित है। अब यदि हमसे आईसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहीं पर हमसे अगर आईसीसी की स्थापना पूछी जाए तो अगर आईसीसी की स्थापना आपसे पूछी जाती तो आपको क्या बताना है दोस्तों? कि आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुई थी दोस्तों? 15 जून 1909 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसके द्वारा अलग होता है? तो दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 9 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी है 7 डिग्री चैनल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। तो दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है। ये रहा दोस्तों अंडमान निकोबार का मैप। अब यहाँ पर यदि हम देखें अंडमान निकोबार के कुछ फैक्ट, तो यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह में 4 आदिवासी समूह मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो आदिवासी समूह है तो वह है जरावा दोस्तों, दूसरा आदिवासी समूह है ग्रेट अंडमानी, तीसरा समूह है दोस्तों ओंगे और चौथा समूह है सेंटिनलीज। तो ये 4 आदिवासी समूह जो हैं वह अंडमान द्वीप समूह में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति या विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? तो हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति या विलय नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो वह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति या विलय नीति का जनक कहा जाता है। आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हड़प नीति या विलय नीति किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों? वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और यदि हमसे यहाँ पर पूछा जाता कि पोस्टल डिपार्टमेंट का जनक भी किसे कहा जाता है, तो वह भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आराम बाग की बात हमसे पूछी गई दोस्तों कि यह कहाँ पर स्थित है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में या ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। आराम बाग वह प्रसिद्ध स्मारक है जिसे बाबर द्वारा बनवाया गया था और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रहा दोस्तों बाबर। और बाबर के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों हुमायूं नामा, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? जिसे गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।